मुल्की व बैनुल अक़वामी अदीबों की तख्लीक़ात पर मबनी सिलसिला सुनिए ज़िंदगी के मौसम। आज की मुसन्निफ़ा हैं अमृता प्रीतम। किताब रसीदी टिकट। आज आप इसकी किस्त नंबर 14 समाअत फरमाएंगे। देखे सुने या हुए वाक़यात। ज़िंदगी के देखे सुने या वक़ू में आए वाक़यात कब और किस तरह तसनीफ़ का हिस्सा बन जाते हैं, कभी शऊरी तौर पर, कभी गैर शऊरी तौर पर, ये किसी हिसाब की पकड़ में नहीं आता। ख़ुसूसन गैर शऊरी तौर पर जो तजर्बा किसी तहरीर का हिस्सा बन जाता है, कई बार अपनी आँखों के लिए भी अचंभा सा हो जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से जब मिली थी, बहुत कम सिन थी। नज़में उस वक्त भी लिखती थी, लेकिन अनजान सी। उन्होंने जब एक नज़्म सुनाने के लिए कहा तो झिझकते झिझकते सुनाई थी, लेकिन उन्होंने जो प्यार और तवज्जो दी थी वो नज़्म के मुताबिक नहीं थी, उनकी अपनी शख्सियत के मुताबिक थी। वो तासुर मुझ पर बहुत गहरा था। और फिर जब टैगोर का 100 साला जश्न मनाया जाना था, मैंने उन पर एक नज़्म लिखना चाही। कुछ सतरें लिखी भी, लेकिन तसल्ली न हुई और मैं मास्को चली गई 1961 में। वहाँ जिस होटल में क़याम पजीर हुई थी, उसके मुकाबिल मायाकोवस्की का बुत नस्ब था, और जिस मकाम पर वो होटल था उसका नाम गोरकी स्ट्रीट था। एक रात करीबन 10 बजे थे, मैंने होटल की खिड़की में से देखा कि बहुत से लोग मायाकोवस्की के बुत के गिर्द जमा थे। मालूम हुआ कि कई नौजवान शायर अक्सर रात के वक्त यहाँ आ खड़े होते हैं और बुत के चबूतरे पर खड़े होकर कभी वो मायाकोवस्की की कोई नज़म पढ़ते हैं और कभी अपनी। राह चलते लोग उनके गिर्द आ जमा होते हैं और नज़में सुनते हैं, फरमाइशें भी होती हैं, और यूं ये खुला मुशायरा आधी रात तक चलता रहता है। हवा में खुनकी आ जाए तो लोग अपने कोटों के कॉलर्स ऊंचे कर लेते हैं, पानी बरसने लगे तो सरों पर छाते तान लेते हैं। मैं भी थोड़ी देर के लिए कोट पहनकर उस खुले मुशायरे में चली गई। गो मुझे रूसी ज़बान का कोई लफ्ज़ समझ नहीं आया, लेकिन उनकी आवाज़ की हरारत मुझको ज़रूर समझ आ गई। फिर जब मैं अपने कमरे में लौटी, मेरे सामने टैगोर का चेहरा भी था, मायाकोवस्की का भी और गोरकी का भी। सारे चेहरे वहाँ मिल गए, गोया एक हो गए, और उस रात मुझसे टैगोर वाली नज़्म मुकम्मल हुई। महरम इलाही हुस्न की, कासिद इंसानी इश्क की, ये कलम लाफानी तेरी, सौगात फानी जिस्म की। अकदा बूटा नावल में इसका अहम किरदार जब रोज़ शाम ढले स्टेशन पर जाकर आने वाली गाड़ियों में अपनी खोई हुई बहन का चेहरा ढूंढता है, तो एक रोज़ ज़बरदस्ती उसके पांव अपने गांव को जाने वाली गाड़ी में बैठ जाते हैं। सर्दी के दिन पास कोई गर्म कपड़ा नहीं, वो रात के पाले में सुकड़ों से बैठ जाता है। फिक्रों में गर्क, उसका दिल नींद में भी गर्क हो जाता है। किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकती है तो उतरती चढ़ती सवारियों की खटखट से वो बेदार हो जाता है। देखता है उसके गिर्द एक रज़ाई लिपटी हुई है, एक बड़े मुलायम चेहरे वाला एक मुअम्मर आदमी साथ के निशित पर बैठा हुआ है, खेस उड़कर और उस पर अपनी रज़ाई देकर। एक रोज़ अचानक इस नावल का यह हिस्सा सामने आया तो याद आया, उस नावल को लिखने से 4 साल पहले मैं जब रोमानिया से गाड़ी में बल्गारिया जा रही थी, रात बड़ी खुनक थी, पास अपने कोट के सिवा कुछ नहीं था, वही घुटनों को सकेड़ कर ऊपर तान लिया था। फिर भी उसको सर की तरफ खींचती थी तो पाँव ठिठरते थे, पाँव की तरफ करती थी तो सर और कंधे ठिठरते थे। मालूम नहीं किस वक्त कुछ नींद आ गई, तब महसूस हुआ सारे बदन को हरारत पहुंच गई है। रहती रात बहुत गर्म होकर सोई रही, सुबह सवेरे बेदार हुई तो देखा मेरे वाले डिब्बे में सफ़र करते एक बल्गारवी मुसाफिर ने अपने ओवरकोट मेरे ऊपर रज़ाई की मानद उड़ा रखा है। ये वाक़या मैंने शऊरी तौर पर उस नावल में शामिल नहीं किया था, लेकिन लिख चुकने के कितना अरसा बाद जब पढ़ा तो लगा उस रात की गर्मी मेरी रगों में कहीं एक अमानत की तरह पड़ी हुई थी। यात्री नावल 1968 में लिखा था। उसकी एक किरदार सुंदरा खालिस्तन तखय्युल की पैदावार थी। नावल के हीरो की पैदाइश का किस्सा भी जानती थी, उसके मुतालिक लिखा भी था। हीरो को जानती हूँ उस दिन से जब उसको साधुओं के किसी डेरे में भेंट किया गया था। बहुत सालों की बात है, लेकिन आज भी तस्वर में लाऊं तो बड़े तराशे हुए नकूश वाला उसका सांवला चेहरा माँ उसकी सारी उदासी के आंखों के आगे आ जाता है। लेकिन सुंदरा मेरे तखय्युल में से निकलकर उस नावल के सफ़हात पर उतरी थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सुंदरा की किरदार निगारी करते हुए मेरी आंखें क्यों बार बार भर आती रही थी।
नावल लिखकर सबसे पहले इमरोज़ को सुनाया था और सुनाते सुनाते जब सुंदरा का जिक्र आया मेरा अपना कलेजा जैसे मुट्ठी में आ गया। फिर उस नावल का हिंदी में तर्जुमा हुआ। हर तर्जुमा छपने से कबल सुना करती हूँ और उसको सुनते हुए फिर जब सुंदरा का तज़किरा आया मैं बेचैन हो उठी। नावल हिंदी में छप गया। उस वक्त 1969 था। पंजाबी में 2 बरस बाद शाया हुआ था 1971 में, और उसके प्रूफ देखते हुए फिर जब सुंदरा आई मैं बेकरार हो गई। अपने आप को इस अपने दिल को पहुंचते झटके का कुछ पता नहीं लगता था। लेकिन 1973 में जब इस नावल का अंग्रेजी तर्जुमा हुआ तो उस वक्त जब सुंदरा सामने आई तो यूं महसूस हुआ गोया मैं आप अपनी नब्ज देख रही हूं। मुसन्निफ की अपनी ज़िंदगी के हाथ से नावल्स की कहानियों के किरदारों में हमेशा दाखिल हुआ करते हैं, सीने से उठते हैं, कागज़ों पर जाकर बिखरते हैं। लेकिन ये सुंदरा उसके बरक्स तजुर्बा है। ये कागज़ों से उठकर मेरे सीने में दाखिल हो रही थी और अचानक महसूस हुआ यक बारगी जैसे घुप अंधेरे में चिराग जल उठे कि ये सुंदरा मैं थी। मैंने शऊरी तौर पर सुंदरा में दाखिल नहीं किया था, इसलिए कई साल उसको पहचान नहीं सकी थी। ये अपना वजूद मुझे अंदर से खुरसती थी, दिल की तहों को हाथ डालती थी, तब भी पहचान में ना आती थी। लेकिन जब पहचानी गई तो अपनी एक एक सोच तक पहचानी गई। सुंदरा जब मंदिर में जाकर शोर पार्वती के पांव पर फूलों की झोली पलटती है कि वो जब शोर पार्वती के पांव पर सजदा करे तो फूलों के ढेर के नीचे से बाजू गुजार कर मूर्तियों के पास खड़े अपने महबूब के पांव को भी हथेली से छू ले और उसकी हथेली किसी की नज़र में ना आए। महसूस हुआ ये मैं हूँ जो बरस हा बरस एक चेहरे को यूं तसव्वुर में लाती रही थी कि हरूफ के हरूफ फूलों के ढेर की तरह लगा दिए थे और जिसके नीचे से बाजू बढ़ाकर किसी को इसी तरह छू लेना चाहती थी जो ऊपर से किसी देखने वाले को दिखाई न दे। सुंदरा कितना अरसा चुपचाप फूल चुनती रही और सबसे चोरी अपने महबूब के पांव का लम्स लेती रही। मैं साल हर साल नज़्मों के हरूफ जोड़ती रही और चुपचाप अपने महबूब के वजूद को छूती रही। सुंदरा का महबूब जीता जागता भी पत्थर की मूर्ति जैसा था जिसे सुंदरा के दिल की आंच नहीं पहुंचती थी, और मैं भी साल हर साल सुंदरा वाली जगह पर खड़ी रही थी। मेरे दिल की आंच भी कहीं नहीं पहुंचती थी। एक पत्थर ऐसी खामोशी के साथ टकराती थी और जलती बुझती फिर मेरे पास ही लौट आती थी। सुंदरा गले में उरूसी लिबास और नाक में सोने की नथ डाले जब मंदिर में अपने महबूब को आखिरी सलाम करने आती है, कुछ आंसू छलक कर उसकी नथ के तार के साथ अटक जाते हैं, जैसे नथ की आंखों में आंसू बह रहे हों। और ये सारी की सारी मैं थी। मेरी हर अंगूठी छल्ले की आंखों में इस तरह ही आंसू भर भर आते थे। ओ खुदाया, कभी अपना आप भी खुद से यूं छुप छुप जाता है। ये लाशऊर का कैसा अजीब खेल है। पूरे 11 साल की नहीं थी जब माँ फौत हो गई। माँ की जिंदगी का आखिरी दिन नन्ही से नन्ही तफसील के साथ मेरी याद में महफूज है। एक सवाल नावल का हीरो जगदीप मर रही माँ के बिस्तर के पास जिस तरह खड़ा है, उसी तरह मैं अपनी मर रही माँ के बिस्तर के पास खड़ी थी और मैंने जगदीप के मानिंद दिल और जहन की यकसुई के साथ खुदा से कहा था, मेरी माँ को ना मारना। और मुझे भी उसकी तरह यकीन हो गया था कि अब मेरी माँ नहीं मरेगी, क्योंकि खुदा बच्चों का कहा नहीं टालता। लेकिन माँ मर गई थी और मेरा भी जगदीप की तरह खुदा पर से एतकाद उठ गया था। और जिस तरह जगदीप उस नावल में माँ के हाथ की पकी हुई और एक ताक पर रखी हुई 2 सूखी रोटियों को अपने पास संभाल के रख लेता है, उन रोटियों को थोड़ा थोड़ा करके कई दिन खाऊंगा, इसी तरह मैंने इन सूखी रोटियों को पीस कर एक शीशी में डाल लिया था। ये सब कुछ मैंने शऊरी तौर पर उस नावल में दाखिल किया था। लेकिन यात्री नावल में महंत कृपा सागर के किसी भी बयान में मैंने शऊरी तौर से अपने वालिद की याद दखल नहीं की थी। लेकिन कई साल बाद मैंने उस नावल को पढ़ा और जब महंत कृपा सागर की मौत के बाद नावल का हीरो उसकी आवाज़ को दिल में याद करता है तो मुझे यूं महसूस हुआ ये मैं खुद अपने बाप की आवाज़ को याद में ला रही हूँ। उनकी आवाज़ में कुछ ख़ास तरह का यूं था, दरिया के पानी जैसा हल्का सा होते हुए भी बड़ा भारी और अपने ज़ोर से बहता हुआ। कोई पत्थर, कंकर, पत्ता या हाथों की कसाफत उसमें डाल दो तो उससे बेनियाज उसको बहा ले जाता या पाँव में फेंक कर उसके ऊपर से गुजर जाता। उनकी आवाज़ एक समत में चलती चली जाती, अतराफ की बातों को सुनकर कभी ठहरती मालूम नहीं होती थी।
साधुओं के डेरे भी खानादारों की मानंद झगड़ों, तसादुमों और गीबतों वगैरह से रस्ते बसते हैं। जाले उनके कोनों में भी लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ दरिया की रवानी की मानद इस सब कुछ को बहा ले जाती और उनको आंख भरकर देखती भी न थी। ये आवाज़ दो तरह की थी, एक भारी वजनी और तेज़ रफ्तार, दूसरी बहुत नाजुक, उदास और हवा की तरह हवा में तखय्युल होती हुई। और नावल में महंत कृपासागर जिस एक जुमले को बार बार दोहराते हैं, याद आया कि वही जुमले मेरे वालिद के होंठों पर हुआ करते थे। मुद्दतें गुजर गईं, बेयारो मददगार हुए। महंत कृपासागर की कहानी का कुछ हिस्सा मैंने शौरी तौर पर अपने वालिद के एक दोस्त साधु की ज़िंदगी से लिया था, लेकिन जब महंत कृपासागर के मिजाज का जिक्र किया तो गैर शौरी तौर से मुझसे अपने वालिद के मिजाज का जिक्र हो गया। 15 मई 1973 को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऑनरेरी डिलीट की डिग्री अता की, घर आने पर देवेंद्र ने अपनी जेब में कुछ छुपा कर कहा, दीदी आज कोई मन नाई करने को जी चाहता है, नाराज ना होना। जवाब में मैं हंस पड़ी थी। बे तेरी मानाई जो भी होगी अच्छी होगी। और देवेंद्र ने जेब से एक रेशमी रुमाल, मिस्री और 21 रुपए निकाल कर कहा, दीदी आपका कोई बाप या भाई होता, कोई शगुन करता, ये शगुन उनकी तरफ से। आंखें भर भर आईं और याद आया एक सवाल नावल में, जब नावल का हीरो अपने बाप की मौत के बाद अपनी भरपूर जवानी सुतेली माँ की अपने हाथ से उसकी मनचाही शादी करता है और वो पुरशबाब लड़की थाली में रोटी परोस कर कहती है, आओ माँ बेटा मिलकर खाएं, तो वो रोटी का पहला लुकमा तोड़ते हुए कहता है, पहले ये बताओ कि तुम मेरी माँ लगती हो, बहन लगती हो या मेरी बेटी लगती हो। तब नावल का यह हिस्सा लिखते हुए देवेंद्र मेरे सामने नहीं था, लेकिन 14 साल बाद जब देवेंद्र ने वो रुमाल, वो मिश्री और वो रुपए मेरी झोली में डाले तो मेरे दिल में आया, बोल बयां नहीं वही था, बे पहले ये बता तू मेरा बाप लगता है, मेरा भाई कि मेरा बेटा। एक अफसाना पिघलती चट्टान मैंने 1974 के आगाज में लिखा था। बिल्कुल नहीं जानती थी कि मेरे लाशऊर का ये कौन सा मजहर था। मैंने उसका पस मंजर नेपाल के सोबोबो पहाड़ की चोटी पर बना एक मंदिर रखा, जहाँ एक नौजवान दोशीज़ा राजश्री आखिर शब को जाती है और वहाँ पहुँचकर दूसरी जानिब की ढलान उतरती उस सिंघार दरिया का रास्ता पहचानती है, जिस दरिया में कभी 2 सदियाँ कबल उसके ख़ानदान की एक दोशीज़ा ने जिंदगी से निजात की राह पाई थी। राजश्री मोहब्बत की नाकामी और यास में वही रास्ता मुंतखब करती है जो कभी उसके ख़ानदान की एक दोशीज़ा ने मुंतखब किया था। साथ ही सोचती भी है, पाँव के लिए एक ही रास्ता क्यों बना। कहानी आगे बढ़ती है तो राजश्री के दिल में अजीम इनकलाब आता है। वो खुद को पहचानती है, जान लेती है कि एक वक्त का सच हर ज़माने का सच नहीं होता, और वो मौत की ढलान की जानिब से कदम मोड़कर ज़िंदगी की बुलंदियों के रास्ते पर गामज़न हो जाती है। पूरे 2 साल बीत गए। इस कहानी के किरदार के साथ मैंने अपने आप को कभी भी मिलाकर नहीं देखा था कि एक रात नीम ख्वाबी की सी हालत में मेरी ज़िंदगी का वक्त करीब 35 साल पीछे चला गया और देखा मैं मुश्किल से करीब 20 बरस की हूँ। गोजरांवाला गई हूँ उसी गली में, उसी घर में जहाँ कभी मेरे वालिद की बहन हकोता खाना में बंद चिल्ला काटते मर गई थी। कानों में वही मानूस आवाज़ पड़ी 35 साल पहले की, जब मुझे देखकर गली की जीवी भुगतनी पहले मुझे देखती रह गई थी, फिर अपने हैरान हुए चेहरे पर हाथ रखकर बोल उठी थी, हाय मैं मर गई, बिल्कुल हाको, बिल्कुल वही। मेरी बुआ हाको के ज़माने की उस गली में एक ही औरत थी जो भी हयात थी। उसने यूं कहा तो मैंने आईने में अपने चेहरे की तरफ देखकर पहली बार हाको के खद्दो खाल को तस्वर में याद किया। गो अपनी खाला की सूरत के साथ मेरी सूरत की मुशाबहत मामूली वाक़या हो सकता था, लेकिन यूं लगा ये कुदरत का कोई राज है, शायद किसी होने का इशारा। मैं उस वक्त दिल की गहरी परेशानी में से गुजर रही थी। शादी हो चुकी थी लेकिन दिल अखड़ सा था। अपने चेहरे के खद्दो खाल में हाको का परतौ देखा तो आंखें आबगू हो गईं। यूं लगा हाको का अंजाम ही मेरा अंजाम है। वही दिन थे जब मैंने मरना नहीं, जिंदा रहना चाहा। तड़प कर सोचा पाँव के लिए ये एक ही रास्ता क्यों बना, और तड़प कर अज़्म किया मैं हाको की मानंद मरूंगी नहीं, जीऊंगी। जन्मों की बात नहीं जानती, लेकिन सोचा जीवी भक्तनी के कहने के मुताबिक अगर ये सच भी है कि पिछले जन्म में मैं ही हाकू थी,
تو بھی इस जन्म में उसकी मानंद नहीं बनूंगी। लेकिन ये अपनी आप बीती मुझे 1974 में ये कहानी पिघलती चट्टान लिखते वक्त शौरी तौर पर बिल्कुल याद नहीं थी। मेरा शऊर मालूम नहीं किस वक्त ऊपर आकर ये कहानी लिखवा गया और फिर मेरी नज़रों से भी अपने बदन को चुराता दिल की उम्मीद तहों में उतर कर गुम हो गया। कई वाक़यात बमुश्किल कुछ दिनों के फासले पर किसी तहरीर का हिस्सा बन जाते हैं, लेकिन कईयों को कलम तक रसाई पाने के लिए साल चीरने पड़ते हैं। पहली तरह के वाक़यात में से एक मुझे याद है। जब मैं 1960 में नेपाल गई थी, करीब 5 दिन रोज़ शाम के वक्त किसी न किसी निशिस्त गाह में मुशायरा होता रहा, जहाँ कुछ नेपाली शायर रोज़ाना मिलते थे। उनमें एक शायर था उठती उम्र का, ताहम बड़ा संजीदा मिजाज। मैंने सिर्फ इतना जाना था कि वो रोज़ दबे लहजे में मेरी एक ख़ास नज़्म की फरमाइश ज़रूर करता था, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन जिस रोज़ वापस दिल्ली लौटना था और कईयों के साथ वो भी एयरपोर्ट पर आया था, और अजीब सबब था कि उस रोज़ प्लेन 1 घंटा लेट था। इंतज़ार का सारा वक्त उसने मेरा भारी गर्म कोट उठाए रखा। फिर प्लेन के आने पर जब मैं उससे कोट पकड़ने लगी, उसने हौले से कहा, ये जो बार दिखाई देता है ये तो आप ले लीजिए, जो नहीं दिखाई देता वो मैं लिए रहूँगा। और मैं बस चौंक गई थी। वापस दिल्ली आकर एक कहानी लिखी, हंगारा। उसके मुतालिक नहीं, ताहम ये फ़िक्रा ज़बरदस्ती उसमें आ गया। और दूसरी तरह की बात जो कलम तक पहुँचते बरसों लगा देती है, उसकी एक मिसाल मेरी वो कहानी 2 औरतें हैं, जिसमें एक औरत शाहनी है और दूसरी शाह की दाश्ता तवाइफ। ये कहानी मैंने लाहौर में आंखों से वकूफ़ पज़ीर होती देखी थी। एक अमीर घराने में बेटी की शादी थी और गाना बजाना चल रहा था। उस घराने के साथ मामूली सी वाकफियत थी, ताहम मैं भी उस वक्त वहीं थी। जब पता लगा कि आज लाहौर की मशहूर गाने वाली तमंचा जान वहाँ आ रही है, वो आई। बड़ी छबीली थी और नाज़ो नखरे के साथ वारिद हुई। उसको देखकर एक बार तो घर की मालकिन का रंग हल्दी सा पीला हो गया। ताहम आखिर वो बेटे की माँ थी। तमंचा जान जब गा चुकी तो शाहनी ने 100 का नोट निकाल के उसकी झोली में खैरात की तरह डाल दिया। उस वक्त नाजो अदा वाली की नाक नीची हो गई। ताहम उसने गोया अपनी हैसियत कायम रखने के लिए औरतों के भारी इज्तिमा में कह दिया, रहने दे शानी, पहले भी तो तेरे घर का ही खाती हूँ। और यूं शाह के साथ रिश्ता जोड़कर जैसे उसने शाहनी की कामत पस्त कर दी। देखा शाहनी भरे इज्तिमा में एक बार फिर फीकी पड़ गई, लेकिन फिर फौरन संभली और बेपरवाही से नोट लौटाती हुई कहने लगी, अरे शाह से तो तू रोज़ लेती है, मुझसे कब कब लेना है। ये औरतों का अजीब टकराव था जिसके पस मंज़र में समाजी इक़दार थीं। तमंचा गो जवान थी, चबेली थी, फनकारा थी, और मुकाबले में शाहनी मोटी भद्दी और ढलती उम्र की, जो हर लिहाज से उस पहली के सामने हेज थी। लेकिन उसके पास बीवी और माँ होने का जो तफाखर था वो बाजार के हुस्न पर गालिब था। लेकिन ये कहानी मैं पूरे 25 साल बाद लिख सकी। मुल्की और बैनुल-अक़वामी अदीबों की तख्लीक़ात पर मबनी सिलसिला आपने सुना, ज़िंदगी के मौसम। आज की मुसन्निफ़ा थीं अमृता प्रीतम। किताब रसीदी टिकट। आज आपने इसकी किस्त नंबर 14 समाअत फरमाई। इसे आपके लिए सौती तश्कील दी हैदर फारूक ने। अगर आपको हमारी ये पेशकश अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी कीमती राय से नवाजिएगा। बहुत शुक्रिया।